हेलो डियर एस्पिरेंट्स। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं। और हमारी जो डेली क्लासेस हैं वो उसमें डेली जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स रहते हैं वो हम आपको डिटेल में कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और लाइव क्लासेस करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके और अपने आप को ऐप का अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम? क्या हो रहा है? नाटे सब बढ़िया। ये रॉबर्ट डुवल, मतलब जाने रहो, एक ये एक्टर थे, इनका 95 इयर्स। ओफो, मैम। एक मिनट। हाँ, तो ये रॉबर्ट डुवल, ये एक ऑस्कर विनिंग एक्टर थे और ये गॉड फादर, एक इनकी बहुत फेमस फिल्म उन्होंने किया था, उसके लिए जाने जाते हैं। तो इनका जो है वो 95 इयर्स की उम्र में जो है वो निधन हो गया। ठीक है, ये काफी फेमस थे, काफी सारी मूवीज में इन्होंने जो है वो काम किया था। बस जाने रहो, मतलब नॉर्मली पूछता नहीं है जो इतने ओल्ड एज रहते, लेकिन प्रीलिम्स में कभी कभार रिलेट करके कुछ ना कुछ आ जाता है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ओ आई चिक्की स्क्रिप्ट, इसका जो है वो 100वां साल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनको 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस स्क्रिप्ट को बने। तो इस उपलक्ष्य में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सेरेमनी का जो है वो इनॉग्रेशन किया। और उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो संथाल कम्युनिटी है उसका लैंग्वेज और लिटरेचर कल्चर रहा है। और संथाली लैंग्वेज की कोई प्रॉपर ओन स्क्रिप्ट नहीं थी। इनिशियली उसको रोमन, देवनागरी, ओडिया, बंगाली स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा गया। फिर जो संथाल कम्युनिटी के लोग हैं, ये नेपाल, भूटान, मॉरिशस यहाँ तक जो है वो पाए जाते हैं। फिर बाद में इसका स्क्रिप्ट वगैरह लिखा गया। और जो इसके स्क्रिप्ट का इन्वेंशन का काम है, उसको रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1925 में। इनको पंडित रघुनाथ मुर्मू कहा जाता है ओआई चिक्की स्क्रिप्ट का इन्वेंशन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद से इसकी पूरी एक स्क्रिप्ट हो गई और ये काफी जो है वो चलन में आया। तो ये स्क्रिप्ट कहाँ की है, क्या है, किसने इसको वो किया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, स्पेशली प्रीलिम्स के पर्पज से। और तो इसमें जो सेलिब्रेशन हुए हैं, तो इसमें राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें जो है वो एक प्रण लेना चाहिए कि हम इसको जो है वो और प्रमोट करेंगे। और जो बच्चे हैं, जैसे उनको इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, इन सब लैंग्वेजेस में तो एजुकेशन की बात हो ही रही है एनईपी में के तहत। बट जो मदर टंग है, जैसे संथाली है, इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसे भी लोगों को जो है वो लर्न करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो लैंग्वेज है उसका और प्रमोशन होगा। और इस उपलक्ष्य पे इन्होंने कॉइन भी रिलीज किया, पोस्टेड स्टैम्प भी रिलीज किया, जो 100 इयर्स हुए हैं इनके बनने में। और इसके अलावा इन्होंने संताल कम्युनिटी के जो है वो 10 अचीवर्स को जो है वो फैसिलिटेट किया, उन्हें जो है वो अवार्ड दिया गया। संताल कम्युनिटी की बात करें तो ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में, और इनका काफी जो पॉपुलेशन है वो पाया जाता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार। और ये इनकी जो लैंग्वेज है संथाली, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली में आती है। संथाली को 2003 में 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक ऑफिशियल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। और 2025 जो है वो स्पेशल ईयर था, क्यों? क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो गए इसका जो स्क्रिप्ट है वो बने हुए, डेवलप हुए। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ओआई चिकी क्या है, मतलब नाम पूछ सकता है कि ये एक स्क्रिप्ट है जिसको कि संथाली भाषा में लिखने के लिए इन्वेंट किया। और किसने इन्वेंट किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बताया गया है कि ये जो ओआई चिकी स्क्रिप्ट है और इसको डेवलप इन्होंने किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। तो ये बॉर्न हुए थे 1905 में मयूरभंज उड़ीसा में। ठीक है, और इन्होंने इसको इनके राइटिंग के लिए एक पूरा एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार किया। और इसमें जो है वो ये जो लैंग्वेज है इसमें 30 लेटर्स हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट साउंड हैं और उनको फोनेटिकली जो है वो यूज किया जाता है।
इनकी जो सबसे पहली बुक थी ओवाई चिकी भाषा में, ये हाई सिरीना थी। ये 1936 में आई और ये अपने और भी इन्होंने काफी सारे वर्क किए जिसमें कि विदु चंदन ये सब है। और इसी के बाद इनको इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो है वो गुरु पंडित का जो है टाइटल दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और चूंकि 100वां वर्ष मन रहा है, तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इन्होंने संथाली न्यूज़पेपर है फागुन, इसके साथ मिलके जो है वो फंक्शन वगैरह और सेलिब्रेट जो है वो किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो कैसे इस भाषा को और प्रमोट किया जाए इस पे सारा है। फिर हेलो। हाँ, कभी-कभी जाती है वैसे तो। हम्म। फिर ये अभी जो है वो बोधन एआई मैंने बताया था ना, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इसमें क्या क्या है, किस प्रकार से एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, इसके लिए इस पे पूरे कॉन्फ्रेंस में जो है वो बातचीत हुई और लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि एआई टूल्स को इंटीग्रेट किया जाए पूरे एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारा आगे आने वाला एकेडमिक सेशन है। और इस पे इसके लिए हर लेवल पे काम हो रहा है, फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। और इसी के लिए जो है वो इसको इनिशिएटिव आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बोधन एआई को लॉन्च किया। और ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि स्टैब्लिश हुई है एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन एट आईआईटी मद्रास। और इसके लिए इस सेंटर के लिए जो है वो बजट में 500 करोड़ रुपीस का जो है वो एलोकेशन किया जा रहा है। ये डेवलप करेंगे भारत एजू एआई स्टैक। और ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा जिसमें जो है वो एजुकेशन जिसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ किस प्रकार से जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई वगैरह इसके फंक्शनैलिटी को भी देखेगा, उसी के बेसिस पे रहेगा। और कैसे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फैलाया जाए ज्यादा से ज्यादा, इस पे इसमें पूरा काम होगा। तो इसका उद्देश्य है कि एआई मॉडल को पूरी तरह से एजुकेशन में इंक्लूड करना और टेक्नोलॉजी को ले आना। तो अब जैसे कि अभी जो हमारा नॉन इंडियन मॉडल जो अभी हम यूज कर रहे हैं प्राइमरली चैट जीपीटी या जेमिनी है, तो हमारा खुद का रहेगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसमें और भी हमारी एडवांसमेंट जो है वो हो सकेगी। और एआई इंटीग्रेशन में पूरा एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। इसमें टीचर्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पेरेंट्स को, कि किस प्रकार से उन्हें जो बच्चे का एजुकेशन है, जो उसका स्कूल परफॉर्मेंस है उसको और बेटर करना है, जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं उनसे कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्क्स के लिए इनको जो है वो वॉइस बेस्ड एक्सरसाइज दिया जाएगा, उनकी एक पर्सनलाइज्ड वर्कशीट रहेंगी। मतलब एआई ये काफी सारे काम कर सकता है, वर्कशीट तैयार करके देगा, फिर आप उसको आंसर करोगे तो वो उस पे आपका कैसा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपको मार्किंग करेगा, तो बच्चों को समझ में आ सकेगा कि हाँ क्या क्या चीजें हैं कहाँ हैं। तो आगे आने वाले टाइम में एआई एक बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशन लाने वाला है एजुकेशन के क्षेत्र में भी। तो और उसके लिए जो है वो सिस्टम पूरा बनना स्टार्ट हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरा काम जो है वो कर रही है। फंडिंग की बात करी गई तो इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह इसमें प्रोवाइड करेंगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि एक डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, एआई को ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करना एजुकेशन में, ताकि जो ग्लोबल ट्रेंड है उससे एट पार हम उसके जो है वो अपने को बना सके। फिर डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इनका अभी क्या स्थिति है, ये क्या थे, और इनका एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में हमारा जो सेंसस है, रीसेंट सेंसस हमारा अब होने वाला है 2027 में। और इसके लिए जो हाउस होल्ड का जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो अभी डिमांड हो रही है, मतलब जो हमारे डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है उनकी तरफ से कि उनके लिए एक अलग से कॉलम रखा जाए। अभी गवर्नमेंट ने बहुत उसमें क्लैरिटी नहीं दी है, बट एक एश्योरेंस दिया है इनके जो लीडर्स है उनको कि हम आपके लिए डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स है उनके लिए एक सेपरेट कॉलम रखेंगे जो सेंसस का फॉर्म रहेगा उसमें। इन कम्युनिटी की बात करें तो इनको प्री इंडिपेंडेंस
फेज में, ब्रिटिशर्स के टाइम में इनको क्रिमिनल के तौर पे जो है वो क्लासिफाइड किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने हमेशा ही ब्रिटिशर्स का बहुत फोर्सफुली जो है वो विरोध किया और फ्रीडम मूवमेंट में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो इसलिए इनको उस टाइम पे क्रिमिनल जो है वो लोग कहते थे। और इसके लिए इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 लेके आया था, जिस साल से इंडिया में सेंसस स्टार्ट हुआ। तो इनको क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पे ग्रुप जो है वो किया जाता था। फिर जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद ये जो एक्ट था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसको ऑफिशियली रिपील कर लिया गया 1952 में। और उसके बाद से जो कम्युनिटीज हैं इनको एज ए क्रिमिनल जो है वो कहा जाना बंद किया गया और उनको डी नोटिफाइड या नोमैडिक ट्राइब्स जो है वो इनको नाम दिया गया। और तो ये सारी चीजें, तो इन इन कम्युनिटीज की तरफ से जिनके जो लीडर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को सेंसस में एक अलग से स्थान दिया जाए, फॉर्म में एक अलग से कॉलम रहे और उसमें ताकि इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है जो वर्क हो सके। इन्हें जो है वो विमुक्त जातीज़ भी कहा जाता है। इनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। तो कैसे इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, इनके बेटरमेंट के लिए वर्क करना, इसके लिए इनका है कि हमारे को भी अलग से दिया जाएगा, तब जाके हमारे जो राइट्स है वो प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। और 1998 में डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स राइट एक्शन ग्रुप ये बना था। और इसके बाद से एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बना और एक सबसे पहला नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है ये बना। ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि जैसे पहला चूंकि नेशनल कमीशन था, किसने इसको हेड किया, लीड किया इसको? बीएस रेंके ने। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी उसको 2008 में सबमिट किया। और इसके बाद एक और कमीशन बना था जिसको भीखू राम जी आइडेट इन्होंने बन इनके द्वारा जो है वो लीड किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2017 में दिया। तो इसमें इन दोनों ही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाए, ठीक है, और उसके बाद इनको जो है वो एसिमिलेट किया जाए। तो अभी मतलब इसमें उन्होंने बताया जो इदेत कमीशन था उसने लगभग 1200 डी नोटिफाइड कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया। और इन्होंने कहा कि इनको जो है वो एसिमिलेट करना होगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है। अभी भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इसमें नहीं है, जिनका नंबर 268 है। फिर नीति आयोग का कमीशन ने भी इन पे स्टडी किया और पाया कि क्या-क्या है, मतलब ऐसी ट्राइब जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, एकदम ट्राइबल एरियाज में, फॉरेस्ट में, क्या-क्या इनका कल्चर है, क्या इनकी कंडीशन है, कैसे इनको जो पॉलिसीज है, रिजर्वेशन पॉलिसी और जो अदर बेनिफिट्स हैं उस इससे इनको जोड़ा जा सके, जो एक स्टिग्मा है उसको खत्म किया जा सके। तो इसके लिए जो है ये पूरा काम हो रहा है। तो इनकी डिमांड है कि हमें सेंसस में एक अलग से प्लेस प्रोवाइड किया जाए और ताकि एक हमारा पता चल सके कि कितना नंबर है और उसके बेसिस पे नेक्स्ट जो है वो जो स्कीम्स वगैरह वो इनके लिए बन सके। और अगर अभी की बात करें तो जो ये दोनों नेशनल कमीशंस बने थे डी नोटिफाइड ट्राइब्स पे, तो इनकी रिकमेंडेशन के बाद जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक वेलफेयर बोर्ड बनाया। और उसके बाद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने सीड स्कीम इसको ये लेके आए। और लेकिन अभी उसका बहुत कम जो परसेंट है वो जो फंड है वो स्पेंड हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना और इनके डेवलपमेंट के लिए काम करना यही चाहते हैं। तो इनका है कि हमारे को सेंसस में एक अलग स्थान दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं इसकी। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड के सांगमा और इन्होंने 56th एनुअल कोच कॉन्फ्रेंस इसको अटेंड किया। ये साउथ वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट के बेलगारी में जो है वो संपन्न हुआ। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस चला। तो अब ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बस ये इम्पोर्टेंट है कि कोच कम्युनिटी अगर आ जाए कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये मेघालय के लिए है और ये मतलब रहेगा इम्पोर्टेंट। और मेन जो है वहाँ की जो कम्युनिटीज जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन जो अदर कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटी में हैं वो भी एग्जाम में आ सकती हैं। तो कोच कम्युनिटी और इनका जो ये फंक्शन हुआ, जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें बताया गया कि किस प्रकार से
इनके जो लीडर्स हैं इन्होंने काम किया है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना, इनकी जो लैंग्वेज है इसके भी इंक्लूजन की बात हो रही है कोच लैंग्वेज के प्राइमरी एजुकेशन में। तो ये सारी चीज़ें, और इन्होंने इनको एड्रेस किया और कहा कि आपकी जो डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट फुलफिल करने के लिए पूरा ट्राई करेगा। बिहार गवर्नमेंट ने अभी जो है वो इन्होंने बताया है कि जो वहां पे 25 लाख महिलाएं हैं, इनके खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफर किया गया है प्रत्येक महिला के खाते में। और ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है जिसके तहत उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो जो बेनिफिशरीज हैं उनको पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अभी तक इन्होंने बताया कि टोटल 1.81 करोड़ बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के अंतर्गत, और इसमें 18,100 करोड़ रुपए जो है वो लगभग ट्रांसफर किए गए हैं। ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जैसे ये प्रीलिम्स में आ जाएगा कि कौन से स्टेट का है। ठीक है, बिहार के स्टेट के एग्जाम में तो आ ही सकता है, जो बीपीएससी जेपीएससी है इन सब में। और कब लॉन्च हुआ? 26 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ। और इसके तहत पहले जो है वो 7,500 करोड़ रुपीस को जो है वो ट्रांसफर किया गया। और उसके बाद से जब गवर्नमेंट वहां बनी तो और भी फंड को जो है वो अप्रूव किया गया। और इस प्रोग्राम के तहत हर फैमिली से एक महिला जो है उसको इनिशियल जो है इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अपना बिजनेस बनाने के लिए 10,000 रुपए। तो इसमें इसका उद्देश्य यही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें उसके लिए काम करना। जैसे बहुत सी महिलाएं हैं उसमें, उन्होंने बहुत खुशी जताई कि हाँ, हमारा जो है वो हमने इस पैसे का यूज करके जैसे गाय खरीदा, भैंस खरीदा, या कुछ अपने काम मतलब चीज जो है वो किया। ठीक है। फिर भी बांग्लादेश का है, मतलब वहां पे जो बीएनपी की जीत हुई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उसके बाद से यहाँ पे इनकी सरकार बनी तारिक रहमान। ये जो है वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर आज ये मतलब शपथ लेंगे, और भारत की वो तो तरफ से अभी हमारे। यही है ना मैम? हाँ, बेनजीर भुट्टो क्या नाम है उसका, जो वहां की पीएम थी? वहाँ की जो खालिदा जिया थी जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई थी, नहीं, एक इंडिया में भी तो है बांग्लादेश की पीएम। वो शेख हसीना है। ये जो हाँ, बीएनपी है, और जो शेख हसीना जो है वो आवामी लीग पार्टी को प्रेजेंट करती थी, और उनके जो फादर थे वो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं बांग्लादेश के, जब तो अभी भी 1971 वो में। इंडिया में ही है ना? हाँ, वो इंडिया में है। और अभी जो अब सरकार बन रही है तो बीएनपी की, तो इनका और इंडिया का बहुत ज्यादा वो नहीं था। जैसे इनकी पहले इनकी मदर ने जो है वो 2 और 3 टाइम्स एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया बांग्लादेश को। तो वो उतनी प्रो इंडियन नहीं मानी जाती है जितनी कि शेख हसीना मानी जाती थी। जैसे शेख हसीना हमारे यहाँ काफी टाइम से शेल्टर लिए हुई हैं, लगभग 2 साल इनको हो जाएगा। और इनकी, लेकिन हम्म। इनके जो ये जो बन रहे हैं तारिक रहमान, वो उन्हीं के पुत्र हैं। और अब इन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के बाद जो हमारा रिलेशन है उसको हम बेहतर बनाने पे काम करेंगे। और अभी फिलहाल तो वहां पे कहा गया है कि शेख हसीना के इंडिया में रहने से उनकी गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो फिर ऐसे क्या क्या सिचुएशन बनती है, इंडियन गवर्नमेंट इसमें अपना क्या रोल प्ले करती है ना। मतलब हमारे को तो रिश्ते अपने बेहतर बनाने के लिए काम करना ही है, क्योंकि हमारे चूंकि पड़ोसी देश है, तो अच्छा ही रिलेशन मेंटेन करना जो है वो सही रहता है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने कमिट किया है कि ये 3.9 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इसको स्पेंड करेंगी। और ये एक ऑकुस है, AUKUS। ये एक ट्राईलेटरल डिफेंस पैक्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रखा है। ठीक है, तो इसके तहत ये इन्होंने कहा है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे ताकि एक नया शिपयार्ड बन सके। और ये नया शिपयार्ड जो है ये ऑसबॉर्न में बनेगा, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में के एडिलेड में है। ठीक है। और माना जा रहा है कि 30 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो अगले 10 साल तक इसमें इसकी पूरी जो न्यूक्लियर सबमरीन शिपयार्ड है इसको बनाने में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खर्चा किया जाएगा। इस पैक्ट की बात करें, ऑकस पैक्ट, जैसे ये आ सकता है कि किन कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसका अनाउंसमेंट हुआ था 2021 में। और ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट एवर डिफेंस इन्वेस्टमेंट है।
ठीक है, तो ये तीनों कंट्रीज आपस में बेहतर रिलेशन बना रही हैं ताकि चाइना को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको मतलब टैकल करने के लिए ये है, और ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए। फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागाची, ये जेनेवा पहुंचे हैं और वहां पे जो है वो न्यूक्लियर टॉक जो है वो स्टार्ट हुई है यूएस के साथ। पूरा आईएईए भी है इसमें। अब चूंकि अभी हमने हमें पता है कि यूएस और ईरान, यूएस जो है वो काफी टाइम से ईरान को भी धमकी दे रहा है कि हम वहां पे जो है वो वॉर शुरू हो सकता है। टेंशन काफी बढ़ गया है, यूएस की तरफ से इनका एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा गया है इस रीजन में। तो ये लग रहा है कि ये ईरान के अगेंस्ट फिर से अपना फोर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी लिए बातचीत हो रही है कि मतलब जैसे यूएस का हमेशा ब्लेम रहा है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स का यूज जो है वो इनको बनाने के लिए कर रहा है, आपके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। तो उसको लेके पिछले साल भी जो है वो विवाद काफी गहराया था, प्रॉब्लम्स आई थी। तो बातचीत का यही उद्देश्य है कि चीजों को जो है वो बातचीत की तरह से सुलझाना। और इसी ये जो पूरा अभी सिचुएशन है टेंस बनी हुई है। और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, ठीक है, इन्होंने भी अपना ड्रिल्स वगैरह स्टार्ट कर दिया है, पूरा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है इसके कंट्रोल के लिए। तो अब देखो वहां पे बातचीत का क्या नतीजा निकलता है और क्या चीजें होती हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में, मतलब क्योंकि ये काफी समय से विवाद चला भी आ रहा है। ये क्रूशियल चोक पॉइंट है, ग्लोबल जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है काफी मात्रा में ऑल ओवर वर्ल्ड, जो ऑयल ऑयल सप्लाई है वो इसी स्ट्रेट के थ्रू होती है। तो चूंकि अब टेंशन बढ़ रहा है, तो मतलब दिक्कतें जो है वो फर्दर आ सकती हैं। और आईएईए की बात करें तो इनका काम है कि जो न्यूक्लियर, इनका यही काम है कि ये देखते हैं कि जो भी कंट्रीज हैं उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पीसफुल चीजों के लिए जो है वो यूज किया जाए। फिर इंडियन नेवी, इन्होंने इनॉग्रेट किया मिलन विलेज 15 फरवरी को। और ये इनका ईस्टर्न नेवल कमांड पे ये इसको शुरू किया इन्होंने। ये इंटरनेशनल लेवल एक्सरसाइज मिलन 2026 के तहत इसको किया गया है। और इसका जो एक की एस्पेक्ट है कि कल्चरल एक्सचेंज पे फोकस करना, जो इंडिया का जो हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, उसको और बेहतर करना। और ये विशाखापट्टनम में चल रहा है, 15 से 25 फरवरी तक चलेगा। और इसमें काफी सारी मैरीन एक्टिविटी होंगी। ठीक है, मिलन 2026 ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडो पैसिफिक रीजन में। और इसमें जो वर्ल्ड की जो नेवीज हैं वो पार्ट, कई सारी कंट्रीज जो है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और बेहतर तरीके से जो चीजें हैं उनको यूज करने के लिए जो है कि किस प्रकार से डिफेंस टाइज रहें, किस प्रकार से कॉपरेशन बढ़ाया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो फॉलो अप किया जाए, तो उसके लिए इसमें ये पूरा एक्सरसाइज होगा। फिर ग्रेट निकोबार को लेके एक न्यूज है, इसमें अभी काफी इस एरिया में जो है वो था कि क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने चाहिए। तो एनजीटी जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उन्होंने जो है वो अभी अलाउ कर दिया है प्रोजेक्ट की जो है वो बनेगा। ठीक है, ग्रेट निको आइलैंड जो है ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का। और ये अंडमान निकोबार का पार्ट है। ये अपने यूनिक बायोडायवर्सिटी और एंडेमिक स्पीशीज के लिए जो है वो जाना जाता है। तो 81,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा, इसके लिए इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये जो पूरा मेगा प्रोजेक्ट है ये 166 स्क्वायर किलोमीटर में फैला रहेगा। इसके लिए 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद काफी सारे ट्रीज कटेंगे, वहां पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगा, सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट बनेगा। इसके अलावा 450 मेगावाट गैस और सोलर पावर बेस्ड प्लांट भी बनेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो होंगी। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे अ, बहुत ग्रीनरी है, यहाँ पे गैलेथिया नेशनल पार्क है, इसका ये जो पूरा फॉरेस्ट लैंड है उसका काफी जो है डाइवर्जन करना पड़ेगा।
तो इसको लेके विवाद था। जो निकोबार की जो कम्युनिटी है, वो भी कहते कि हमारी जो है वो एंसेस्ट्रल ये पूरी चीजें हैं, इसको वो ना किया जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट है इसका है कि यहाँ पे हमारा जरूरी है, जो हमारा ईस्टर्न जो पॉलिसी है उसको देखते हुए और पोर्ट वगैरह बनाना भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा जो कार्गो है उसको बेहतर तरीके से मूवमेंट हो सके। तो इसमें अभी तक सुनवाई चल रही थी, तो जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इन्होंने अभी इसको कह दिया कि अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेगा। फिर सीपीआई जो इंडेक्स है इसका एक पूरा अपडेटेड एनालिसिस है कि क्या क्या चीजें जो है वो हुई हैं। तो ये जो अपडेटेड सीपीआई इंडेक्स है इसके मुताबिक जो जनवरी है रहा, उसमें जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 2.8% रहा। ठीक है, फूड आइटम्स का वेटेज 46% से घटा के 38। तो ये जो परसेंटेज है ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कितना कम किया गया है, तो ऑलमोस्ट 10% का डिक्रीज जो है वो इसमें हुआ है। फिर जो शेयर है फूड और बेवरेजेस का, उसको कितना रखा गया है, 31 नॉमिनल टर्म्स में, रियल टर्म्स में 28। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, इनका सर्वे जो है वो हुआ फॉर 2023-24, और इसमें जो फूड है वो लगभग कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 47% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज। मतलब रूरल एरियाज में लगभग 47% जो है वो खर्च होता है फूड पे। और अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पे 39.7% का लोग जो है वो खर्चा करते हैं। और फ्री फूड जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसका शेयर बढ़ा है, 0.9 से 1.4% हुआ है। और जो नया सीपीआई इंडेक्स है इसमें जो वेटेज है फूड और बेवरेजेस का रूरल एरियाज में, उसको 42% रखा गया है और 30% जो है वो अर्बन एरियाज में रखा गया है। तो एक पूरी एनालिसिस जो है उसमें बताइए कि किस किस तरह से ये नया जो है वो बना है। और अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो उनसे हम कंपेयर करें जो हमारा सीपीआई इंडेक्स बन रहा है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे यूएस है, जर्मनी है, यहाँ पे जो फूड का शेयर है वो 13 to 14% के लगभग है। और यूके में और भी कम है, लगभग 11 to 12%। फ्रांस में 16% है, इटली में 18% है। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो शेयर है वहां पे जापान में है, 26%। तो ये जो भी है हाई इनकम कंट्रीज हैं, और ये हायर वेटेज जो है वो देती हैं एजुकेशन और रिक्रिएशन पे। और हम जो अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ज्यादा वेटेज किस पे दिया जाता है, फूड पे, क्योंकि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक तरह से चैलेंज का काम जो है वो करता है। तो माना जा रहा है कि धीरे धीरे इनको जो है वो चेंज किया जाएगा, और जैसे जैसे कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करेगी, डेवलप करेगी, तो उस हिसाब से जो शेयर्स हैं जो उनका उसको और कमी ले आएंगे। तो और भी इमर्जिंग मार्केट्स के अगर भी इसमें कंपैरिजन बताया है कि चाइना में जो रेंज है वो 20 to 25% है, ब्राजील में 20 to 26% है। तो इन सारी कंट्रीज की से अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, तो यहाँ पे जो फूड वेटेज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये है। और जो अभी जो इंडेक्सिंग हुआ है इसमें जो कम किया गया है, जैसे वेटेज में मैं बताया, तो इसमें जो कमी क्या आई आई है, ये इसलिए भी आई है क्योंकि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसमें कमी आई है, डिक्लाइन हुआ है इसमें। और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर प्राइस स्विंग्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी जो वोलेटिलिटी है वो कम आई है। तो ये एक मतलब तरीके से बेहतर तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब माना जा रहा है कि आगे जो नए सारी चीजें आएंगी तो उसमें एक अलग तरीके से जो है हमें प्राइसिंग वगैरह देखने और को मिलेगी। फिर अभी एआई समिट कल से स्टार्ट हो गई, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक इंडिया में एआई समिट चलेगा। तो अब इसमें डिफरेंट सेक्टर्स पे एआई का रोल कैसे हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया कि एआई का एजुकेशन पे था, जैसे बोधन एआई की बात हुई। फिर क्या रोल प्ले कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, इस पे आर्टिकल निकला है कि ये इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का। और जो हमारे पावर जनरेशन सिस्टम्स हैं वो बेहतर बनेंगे। ठीक है, जो कि सोलर, विंड और बायोमास एनर्जी वगैरह का सब यूज करते हैं। और जो इंडिया की जो 52% है टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी, वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से जो है वो आ रही है। तो इन सब पे एआई का जो है वो इम्पैक्ट पड़ने को
पड़ सकता है। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, इन सब के तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको और बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो अब उसमें एआई को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? तो ये एक और बेहतर तरीके से जो है वो काम कर पाएगा। ये जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकेगा, जो ग्रिड सिस्टम वगैरह है उसको और अच्छे से काम करने में इनसे जो है वो हेल्प मिल सकती है। तो बेसिकली यही है कि एआई का आगे आने वाले टाइम में काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो रहेगा डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर। फिर इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ग्लोबल मार्केट में, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था कि अभी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। और बांग्लादेश से कंपैरिजन है कि बांग्लादेश ने काफ़ी जो है वो बेहतर किया है, इनका जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का ये काफ़ी बढ़ा है। और अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एफटीए हुआ है, ठीक है? और जो बांग्लादेश है इसमें काफ़ी लॉस हुआ है, तो क्या हम जो टेक्सटाइल है उसको और एक एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है अभी कि फ़िलहाल जो इनका जो बांग्लादेश में जो कमी आई है और जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो क्या इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और एक तो हेलो? जी मैम। हाँ। तो ये तो क्या कैसे हम इसको जो है वो यूटिलाइज करें और अपना जो टेक्सटाइल है उसका जो एक्सपोर्ट है उसको और बेहतर कर सकें, ठीक है? तो अब चूंकि यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो भी काफी क्रूशियल है। और ईयू जो है वो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे फैब्रिक्स हैं, जो हमारे धागे यान वगैरह इनको जो है वो लेता है, ठीक है? और तो इनको अगर हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो भेज सकें तो टेक्सटाइल बेहतर रहेगा। और बांग्लादेश जो है वो रेडीमेड गारमेंट के लिए जो एक हब है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, ठीक है? जो अलग तरीके से जो क्रोचेट गारमेंट्स होते हैं, वोवेन गारमेंट्स होते हैं, जो सिलाई बुनाई वाले, जिनकी अलग तरीके से जो पूरा बनाया जाता है उनको। और इंडिया का जो शेयर है यूरोपियन यूनियन के जो इम्पोर्ट्स हैं फॉर निटेड गारमेंट्स, इसमें जो है वो काफी कमी आई है 2009 से अगर कंपेयर किया जाए 2023 की तुलना में। तो अब अगर इस एग्रीमेंट के होने के बाद और अ, अपनी चीजों को हम बेहतर कर सके तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो हम काफी आगे निकल सकते हैं। अब जैसे अभी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी टेक्सटाइल सेक्टर काफी इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ काफी सारे टेक्सटाइल पार्क्स बन रहे हैं जिसके तहत हमारा उद्देश्य है कि एक नया टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वो हम सिस्टम पूरा बनाएं और बेहतर तरीके से उस पर वर्क करें और चीज़ों को जो हमारे कपड़े हैं एप्रल्स वगैरह उनको बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो यही है कि किस तरह से चूंकि टेक्सटाइल इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर कंपोनेंट है तो ये इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। फिर अ, एक आर्टिकल है डीकार्बोनाइजिंग इंडिया स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील की जैसे मैंने बात कहा था कि स्टील इंडस्ट्री का हम क्या करते हैं ट्रेडिशनली, जो हम स्टील है रॉ स्टील उसको लेते हैं और उसको उसकी पूरी प्रोसेसिंग करके हम जो है वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो एमिशंस हैं उनको कम करना भी एक हमारे लिए चैलेंज है। ग्रीन स्टील को डेवलप करने की बात कही जा रही है, जो हमारा हाई डिपेंडेंस है, अ, जो हम अभी फिलहाल जो स्टील इंडस्ट्री में जो पूरा सेटअप सिस्टम यूज होता है उसमें काफी मात्रा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो निकलती हैं। तो कैसे इस सेक्टर को हम ग्रीन करें, ये एक नया टारगेट है। और इसके लिए एक पूरी 14 टास्क फोर्स जो है वो लगी है जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं ये वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम नई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें ताकि जो स्टील इंडस्ट्री है वो डिकार्बोनाइज हो सके। और इसको ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है यूरोपियन यूनियन के साथ
तो जो यूरोपियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो भी एक हमारे लिए एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा इमिशन होता है, तो इनका भी है एम। तो इसको देखते हुए हमारा एक चैलेंज है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को बनानी है जिनसे कि ग्रीन स्टील बने, जिनसे कि इमिशंस जो है वो कम हो। और इसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना होगा। उसके लिए हमें एक पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं, और इनका जो प्रीमियम है वो भी अभी तो ज्यादा है, तो माना जा रहा है कि इसको कम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो बजट है उसको इफेक्टिव तरीके से यूज किया जा सके। ठीक है, कार्बन टेरिस और ये सब जो है इसमें कमी करना हो, मतलब इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस तरह से बनाना होगा कि वो एक ग्रीन टेक्नोलॉजी पे वर्क करें और एमिशन कम हो, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड बेहतर तरीके से जो है वो उनको हम इम्पोर्ट कर सकें। तो ये सारी है कि इसके लिए हमें और काम करना होगा स्टील सेक्टर पे भी। फिर एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की बात कही गई है, और ये एक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिसके तहत अ, जो सप्लाई करता है कूलिंग टू अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब कई ग्रुप ऑफ जो बिल्डिंग्स है उनको कूलिंग ये प्रोवाइड करेगा। और जो कैंपस जो नेबरहुड आसपास के एरिया है, मतलब एक पूरा एरिया ही जो है वो एक सेंट्रलाइज एसी सिस्टम को यूज करेगा। तो इससे क्या अच्छाई रहेगी, इससे अच्छाई ये रहेगी कि इंडिविजुअल जो बिल्डिंग्स और जो लोग पूरा यूज करते हैं उसकी जगह एक नया तरीके का सिस्टम ये बनाने की बात कर रहे हैं। इनके अलग रूफ टॉप यूनिट्स रहेंगे, एक सेंट्रल प्लांट रहेगा जिससे ये पूरा अंडरग्राउंड पाइप्स को बिछा के कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो इससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो सिस्टम लगाने उनमें कमी आएगी। डिमांड चूँकि बढ़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो इसमें एक पर्टिकुलर टैरिफ रहेगा, एक पैसा देना होगा आपको कनेक्शन लेने के लिए, और फिर आपको कंजम्पशन के बेसिस पे अपना पेमेंट करना होगा। तो हर जगह इंडिविजुअल यूनिट्स जो एसी व एयर कंडीशनिंग की लगती है, उसकी बजाय एक पूरा डिस्ट्रिक्ट मतलब एक अलग सेटअप बन जाएगा। तो माना जा रहा है कि ये एफिशिएंट वे होगा आगे आने वाले टाइम में। क्यों? जो डिमांड है जो जो बढ़ रही है, और जो इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि जो पीक आवर्स होते हैं उस टाइम पे जैसे कि जब बहुत गर्मियां पड़ती हैं, तो कूलिंग मतलब के लिए ही जो है वो 30 to 40 50% जो है वो पूरा यूटिलाइजेशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका। तो उस टाइम उस डिमांड को कम किया जा सकेगा। ठीक है, और इनका कहना है कि ये जो नया डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बनेगा इससे वाटर को भी कंजर्वेशन में हेल्प रहेगी, वाटर भी बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगा। तो ये बात हो रही है कि ये सिस्टम जो है वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो हमारा गिफ्ट सिटी है जो गुजरात में बन रहा है, यहाँ पे इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है, और ये वहाँ पे फंक्शनल हो गया है, लेकिन बाकी जगहों पे ये नहीं अभी तक पूरा जो है वो बन पाया है। तो अब देखना होगा कि ये सिस्टम कैसे आगे वर्क होता है। ग्लोबली इस तरह का जो सिस्टम है ये बहुत सारे शहरों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट अगले समय अब हमें ये सब चीजें और देखने को मिलेंगी। फिर वेवेक्स के बारे में एक आर्टिकल था कि वेवेक्स क्या है। वेवेक्स एक डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सीलेटर प्लेटफॉर्म है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। और इनका जो फोकस रहता है वो रहता है इनोवेशन इन द मीडिया एंटरटेनमेंट एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। और ये एक तरह का ब्रिज का काम करता है बिटवीन इनोवेटर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री लीडर्स। और ये एक स्ट्रॉन्ग और सीमलेस इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। वेवक्स ने का पार्टिसिपेट किया है टी हब हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, इन सब के साथ आईआईसीटी मुंबई, एफटीआईआई पुणे, एसएफ एसआरएफ टीआई कोलकाता, आईआईएमसी दिल्ली, इन सब के साथ मिलके यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो बनाए हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो मीडिया और इंटरटेनमेंट सेक्टर है उसको और बेहतर करना। ठीक है, और उसको इसको जो है वो ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया गया है।
और इस पे जो जैसे हमारा जो कंटेंट क्रिएशन होता है इन सब पे जो है वो पूरा वर्क करना है। तो उसी के लिए ये एक डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सीलेटर प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इन्होंने इन्हें ये लॉन्च करेंगे नया डिजिटल कंपेनियन भारत विस्तार, और ये जयपुर में जो है वो इसको लॉन्च करेंगे, और फार्मर्स जितने भी हैं कंट्री में। और ये एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड करेगा वेदर के रिलेटेड, मार्केट प्राइसेस क्या हैं, पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो यहाँ मतलब भारत विस्तार, इसमें भी एआई का पूरा यूज किया जाएगा, और एआई को यूज करके जो क्रॉप है, जो पेस्ट है, इनको पूरा कैसे मैनेज करना है, इसके लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है। तो इसको आज जो है वो इसका इनॉग्रेशन होगा, और इसका पहला फेज 1 है। ये अभी हिंदी और इंग्लिश में स्टार्ट होगा, फिर बाद में इसमें और भी महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात इन सब रीजन्स को जोड़ा जाएगा। तो किस तरह से एआई का यूज जो है वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए कर सकते हैं, इसके लिए ये पूरा ये काम करेगा। ठीक है, तो ये भारत विस्तार ये नया स्कीम है। इसमें वॉइस फर्स्ट एआई लगा रहेगा, जिसमें जो फार्मर्स हैं मतलब उनके फोन में इसको ऐड जो ऐप है इसको इंस्टॉल करेंगे। फिर उनको जो भी चीजें, जैसे हम चैटबॉट से बात करते हो तो इसके थ्रू जो है वो अपना बात करके चीजों को समझ सकेंगे, हेल्पलाइन नंबर दी जाएगी। तो इसमें ये सारी फैसिलिटीज को यूज करके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो ये इसका आज इनॉग्रेशन होना है। आधार की बात कही गई है, जो UIDAI है, इसमें बताया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पब्लिक एडॉप्शन देखने को मिला है, जो अभी इन्होंने आधार ऐप लॉन्च किया था, और इसमें अभी तक 14 मिलियन डाउनलोड जो है वो हो चुके हैं। और आधार ऐप की बात करें तो 28 जनवरी 2026 को इसको जो है वो ऐप को रिलीज किया गया। अ, और इसके बाद से इसमें डेली 1 लाख डाउनलोड्स हो रहे हैं। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे भी और iOS प्लेटफॉर्म पे भी। आधार ऐप प्रोवाइड करता है आधार नंबर होल्डर्स सिक्योर प्राइवेसी फर्स्ट वे टू मैनेज देयर, कि कैसे उनको अपनी जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसको मैनेज करना है। और इसके तहत अभी 1 मिलियन जो रेसिडेंट्स हैं उनको इनेबल किया गया है कि वो अपने जो मोबाइल नंबर से आधार को जो है वो लिंक करें, अपडेट करें। ठीक है, और इसके लिए डिफरेंट मतलब ये डेटा बताया कि हाँ बहुत सारे लोग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, और इससे जो उनकी फंक्शनिंग है वो और बेहतर हुआ है। और इसमें ये जो ऐप है इसमें काफी सारे अच्छे फेसेस हैं, जैसे कि सिंगल क्लिक बायोमेट्रिक लॉक है, अनलॉक है, और ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री व्यूइंग है, क्यूआर बेस्ड कॉन्टेक्ट कार्ड है, और वन फैमिली वन अप्रोच को ये लेके आगे बढ़ता है, जिसमें कि आप एक अपने फैमिली में अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो और जित काफी लोगों का आप पूरा आधार प्रोफाइल जो है वो उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने पूरा दिया, और ये कैसे इन सारी चीजों को और बेहतर करना है, तो इस तरह से ये काम चल रहा है। फिर प्रधानमंत्री मोदी, जैसे मैंने बताया कि एआई समिट का इनॉग्रेशन किया, साथ ही साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो इसका भी इनॉग्रेशन हुआ, और ये भी 20 फरवरी तक चलेगा। और इसमें एक्सपो है तो इसमें डिफरेंट जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे सारी चीजों को दिखाया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या काम जो है वो हो रहा है, है ना। और जो एआई डेवलपर्स हैं वो अपनी पूरा शोकेस करेंगे कि वो क्या क्या चीजें बना रहे हैं। तो इसमें ग्लोबली जो जो फर्म्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, नए नए स्टार्टअप्स, जो एकेडमिशियंस हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट पेविलियंस वगैरह बनाए गए हैं, जहाँ पे बाकी कंट्रीज के भी लोग रहेंगे, इंडिया के भी लोग रहेंगे, और उसमें शोकेस करेंगे कि क्या क्या एआई को किस तरह से किस किस सेक्टर में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, स्पेस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सारी चीजों में। तो मतलब इस समिट का यही मतलब है कि एआई पे ज्यादा से ज्यादा बात करना, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, और किस प्रकार से इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये पूरा है। फिर एस सहरावत हैं, ये 53 इयर्स के हैं, और इन्हें फेलो बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस, इनको एक अपॉइंटमेंट मिला है। और अभी
इनके मतलब फॉरेंसिक साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए जो है वो इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। और ये एनुअल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होता है यूएसए में, वहां का अवार्ड इनको दिया गया है। इन्होंने काफी सारा फॉरेंसिक पे काम किया है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में जो है वो वर्क करते थे। तो मतलब इनका जो पूरा एक डेडिकेशन है, जिसके तहत इन्होंने अमृतसर की जो एक वेल थी जहाँ पे जलियांवाला सब हुआ था, तो उसमें बॉडीज को जो मिली थी, उनके जो टीथ वगैरह पे पूरा काम करके काफी मतलब इन्होंने काम किया है फॉरेंसिक्स पे, और जो जो पुरानी चीजें हैं उन पे। तो उसके लिए इनको जो है वो ये पूरा ऑनर जो है वो मिला है इनके काम के लिए। इनका नाम याद रखना, एस सहरावत। फिर अभी साइंटिस्ट ने एक न्यू जीनोम एडिटिंग स्ट्रेटेजी लेके आए हैं, जिसके तहत नॉनसेंस म्यूटेशन को जो है ये ट्रीट करके, मतलब नॉनसेंस म्यूटेशन पे काम करके डिजीज के ट्रीटमेंट को पे ध्यान करेंगे। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, बैटन डिजीज है। क्या होती है ये डिजीज? ये म्यूटेशंस इनमें होता है, और ऐसे म्यूटेशंस होता है जो कि सेल की जो एबिलिटी होती है, जिसके तहत सेल जो है वो प्रोटीन बनाती है, उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो तो इनका कहना है साइंटिस्ट का कि हमने जो ये बोर्ड इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, तो इन्होंने डेवलप किया है एक नया मेथड, जिसके तहत ये जो सिंगल सिंगल जीन पे वर्क ना करके, जो नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, और उसी पे पूरा वर्क करेंगे, और एक पूरा जो है उस जीनोम पे एडिटिंग को यूज करेंगे, और उससे जो है वो मल्टीपल डिजीजेस को कैसे कंट्रोल करना है, इस पे ये काम करेंगे। और इस मेथड को इन्होंने नाम दिया है प्राइम एडिटिंग मीडिएटेड रीड थ्रू ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है, और ये पूरा रिप्रोग्राम करता है सेल का जो जीन होता है। और पहले जैसे क्या होता है, म्यूटेशंस कैसे होते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन वगैरह ना बने, सिग्नल पहले ही स्टॉप हो जाए, तो इस तरह से इस पे ये वर्क करेंगे, ताकि जो है वो पूरा वो कंप्लीट ना हो पाए और डिफेक्टिव प्रोटीन ना बने। और इस तरह से ये जो डिजीज वगैरह होती है उसको काम करने पे जो है वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे सेल को हम जानते हैं कि सेल में जो डीएनए होता है, उसको ट्रांसक्राइब करके जो प्रोटीन बनती है, एमआरएनए से जो है वो प्रोटीन बनती है, और ये जो है वो डीएनए से बनता है। ठीक है, और इसमें पूरा हमारे कोडॉन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होती है, पूरा 64 कोडॉन्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, इनको फिर राइबोसोम्स पे पूरा वर्क होता है, उसके बाद से जो है प्रोटीन बनती है। और कहीं ना कहीं जो म्यूटेशंस होते हैं, जो डैमेज होता है वो जीनोम पे होता है, उसकी वजह से ऐसी सब डिजीज होती है। तो किसी भी बीमारी का जो, अगर हम जेनेटिकली उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो माना जाता है कि बेहतर तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अब अभी मतलब जो टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे डेवलप कर रही है, बहुत अभी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो नहीं पाई है। बट इस पे पूरा वर्क किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हमें मेडिसिन के क्षेत्र में भी काफी एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। जो भी ऐसी डिजीज हैं जो इनक्योरेबल है, या इनका बहुत क्योर जो है वो प्रॉब्लम वाला है, तो उसमें इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। तो ये पूरा है, तो ये इस पे पूरा वर्क कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है। टेली रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर, एक टेली रोबोटिक सिस्टम को डेवलप किया गया है, ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। और एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, एक इंडिजिनसली डेवलप्ड टेली रोबोटिक्स अल्ट्रासोनोग्राफी सिस्टम ये बना है। और ये जो सिस्टम है इसने लिंक किया है एम्स न्यू दिल्ली को अंटार्कटिका में जो हमारा मैत्री रिसर्च स्टेशन है उससे। और इसको जॉइंट डेवलप जो करने का काम किया गया है, आईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है, तो इन्होंने जॉइंटली इसको डेवलप किया है।
तो इससे जो डॉक्टर है ये अलाउ करता है डॉक्टर इन दिल्ली टू परफॉर्म अ रियल टाइम अल्ट्रासाउंड, कि मतलब अंटार्कटिका में जो वॉलंटियर है, कोई जो बैठा हुआ है, उसका ये पूरा जो अल्ट्रासाउंड है उसको एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा डिस्टेंस है दिल्ली से अंटार्कटिका के बीच में उसको, और उसको ये यहाँ से दिल्ली से बैठे बैठे पूरा देख सकेंगे। तो ये नया एडवांसमेंट है, मतलब ये भी एक एआई का एक बेहतर तरीके से यूज है। और ये जो रोबोटिक आर्म है, इसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब लगे हैं, इसमें 6 डिग्री का फ्रीडम है, ये कई तरीके से हैंड मूवमेंट्स वगैरह कर सकता है, ठीक है। और इसमें काफी सारे सेफ्टी फीचर्स लगे हैं, ताकि बेहतर तरीके से और मिनिमम डिले पे पूरा काम हो सके। तो ये एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी है। और हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे टेली रोबोटिक्स काफी बढ़ रहा है। तो मतलब हर ही जगह एआई का जो यूजेस है वो बढ़ रहा है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये लॉन्च करेंगे दो मेजर नेशनल इनिशिएटिव्स एट ये इंडिया जो एआई समिट चल रही है यहाँ पे। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनका ये है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, ये है साही SAHI। और इसके अलावा बोध बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना, इनको आज इनका जो है ये इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च होंगे ड्यूरिंग दिस समिट। और साही एक नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क है जिसको कि डिजाइन किया गया है ताकि सेफ, एथिकल और एविडेंस बेस्ड और इंक्लूसिव एडॉप्शन किया जा सके एआई का पूरे भारत का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें। और ये स्टेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने में, पब्लिक हेल्थ जो प्रायोरिटीज है उनको बेहतर करने में। बोध ये डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। और इसमें जो है वो इन्होंने इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के कोलैबोरेशन से डेवलप किया है। और इससे जो है वो जो मॉडल्स हैं, एआई मॉडल्स हैं, उनके बेहतर तरीके से इवोल्यूशन में हेल्प मिलेगी। हेल्थ का जो डेटा है, रियल वर्ल्ड डेटा, जल्दी से जल्दी उसको डेवलप करना, उसको शेयर करना, उसको एनालाइज करना, इन सब में जो है वो मदद मिलेगी। तो ये सारे सिस्टम जो है वो बनने के बाद से जो एक बेहतर पूरा जो है वो रिस्पॉन्सिबल और रोबस्ट और एक ग्लोबल जो है वो कॉम्पिटिटिव हेल्थ इकोसिस्टम जो है वो बन पाएगा। मतलब एआई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि अब चूंकि इंडिया में ही सबमिट हो रहा है, तो जो जो चीजें लॉन्च हो रही हैं, जो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होंगे, है ना, जो भी चीजें, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इसमें स्टार्टअप्स, इसमें गेम्स स्टार्टअप के बारे में बताया गया है। 5 स्पेसिफिक स्टार्टअप्स हैं मतलब गेम से रिलेटेड। यस नोम है, मेटा स्पोर्ट्स, कोयोजो, यूथ बज, एवाइव। तो ये अपना पूरा एआई पावर्ड गेमिंग सिस्टम जो है वो दिखाएंगे इसमें। तो इनके नाम जैसे पता रखो कि किससे रिलेटेड है, गेमिंग से रिलेटेड है, जैसे नाम ही कभी कभी पूछ देता है। और इसमें एक द न्यू गोल्ड रश इन्वेस्टिंग इन इंडियाज एआई पावर्ड फ्यूचर, एआई पावर्ड गेमिंग फ्यूचर, मतलब भारत का गेमिंग के क्षेत्र में क्या फ्यूचर हो सकता है एआई को यूटिलाइज करके, तो उस पे भी पूरा एक डिस्कशन होगा। तो ये है, तो गेम से रिलेटेड चीजों पे भी डिस्कशन होगा इस समिट में। एआई जो इम्पैक्ट समिट 2026 है, तो इसमें जो इसका प्रमुख पिलर्स हैं वो है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये एआई बेस्ड चीजों को जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। काफी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इन्होंने हाई का पावर कंप्यूटिंग सिस्टम वगैरह बना रखे हैं ताकि जो है वो हम बेहतर तरीके से इसको यूज कर सकें। जीपीयूज का यूज कर रहे हैं ये, जो कि डिजाइन इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया गया है कि वो वेदर को मॉनिटर कर सकें, जो डेटा आता है सैटेलाइट से उसको बहुत जल्दी से जल्दी जो है वो डिकोड करके पता लगा सके कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और ग्राफ कास्ट, पंगू वेदर, अरोरा फोरकास्ट नेट, ये जो है वो ग्लोबल एआई सिस्टम हैं। और इसी तरह से हम भी अपना पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि कैसे जो है वो जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड मैनर में हमें भी पता चल सके कि क्या अगर कोई इवेंट होने वाला है, जैसे कोई साइक्लोन आने वाला है, कोई वेदर मेजर चीजें होने वाली हैं, तो ये है। और नया तरीके से पूरा फोरकास्टिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। एआई की मदद से जो रिवर बेसिन मैनेजमेंट है उसमें भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। इनका एक
ब्रह्म सतर्क प्लेटफॉर्म है। इससे जो है वो जो रिवर्स वगैरह हैं उनके पूरा वाटर जो है उसको असेस करने में, मैनेज करने में इसका वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फिर हमारा भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था 2025 में। तो इससे जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो रेल चीजों को जानने में मदद मिल रही है। जो रिजोल्यूशन है इसका हाई है। इसके अलावा मौसम जीपीटी है हमारा, एक एआई चैटबॉट है जिसको कि फार्मर्स के लिए डेवलप किया गया है कि इनको वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों के बारे में जानकारी इजीली प्रोवाइड की जा सके। मतलब यही है कि एआई का डिफरेंट सेक्टर्स में किस प्रकार से क्या क्या यूज हो रहा है। तो अब चूंकि ये 5 दिन का पूरा समिट चल रहा है तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, एआई से रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी। और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी जो बड़े बड़े जैसे आर्टिकल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे राइटिंग में आ सकता है एआई पे, तो ऐसे में अगर आ जाएगा तो जितने सेक्टर्स हैं उन सबको इंक्लूड करके एक अच्छा आप ऐसे जो है वो लिख सकते हो। ये है। फिर मैग्नस कार्लसन, इन्होंने फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी जर्मनी में, जर्मनी के विजन हाउस में इसको जीता। और ये इनका 21st वर्ल्ड टाइटल है अक्रॉस वेरियस चेस फॉर्मेट्स में। और ये इनका विक्ट्री जो है वो 4 घंटे का गेम चला अगेंस्ट फैबियानो कारुआना, और इसका ये इन्होंने खिताब जीता। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जो है वो न्यूज थी। चलो फिर बाय बाय।